हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 2, जिसके अंदर हम कर रहे हैं अपनी यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड के अंदर जैसे कि आप जानते हैं, आपने दो टॉपिक्स कर लिए थे। एक तो आपने फिक्स्ड बायस वाला और एक आपने कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि फिक्स्ड बायस वाला तो बहुत पुअर स्टेबलाइजेशन दिखाता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए हम लेके आए थे कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। ठीक है, कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट के अंदर जहाँ तक आपको याद हो, आपने क्या किया था, एक वीसीसी ली थी, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, उसकी फीडबैक आपने किसको, इसका बेस रेजिस्टेंस की उसमें करके आपने यहाँ पे बेस के पास दी थी, और यहाँ आपने अपना ट्रांजिस्टर लगाया हुआ था जिसका ये आपका टर्मिनल इससे कनेक्ट था। ये आपने एमीटर लिया हुआ था और यहाँ आपने क्या किया हुआ था, इसको ग्राउंड किया हुआ था, कुछ इस तरीके से था। ये आपका आरसी था, ये आपका आरबी था, और यहाँ जो करंट जा रहा था वो आईसी प्लस में आईबी जा रहा था। यहाँ जो करंट आपका टूट गया, ये आपका बेस करंट तो यहाँ चला गया था और कलेक्टर करंट यहाँ चला गया था। ये वाला पोर्शन आपका कौन सा हो गया था, वीबीई जंक्शन हो गया था। उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, वीसीई वाला पोर्शन हो जाएगा। और एमीटर तो आपने यहाँ पे, क्योंकि एमीटर को कोई बाइसिंग नहीं कर रहे थे, तो ये क्या हो गया था, आपका ग्राउंडेड हो गया था। और यहाँ से आपने जो पूरा का पूरा रिजल्ट निकाला था आपने आईबी करंट का, आईबी करंट के लिए जो रिजल्ट निकाला था वो आपने कितना बताया था कि ये वीसीई माइनस में वीबीई डिवाइडेड में आपका आरबी प्लस में आरसी के इक्वल होता है। यहाँ तक हम कल के लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है, अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इसकी स्टेबलाइजेशन देखनी है। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी तो देखी थी, वो तो पूरा का पूरा थर्मल रनअवे की वजह से बिल्कुल ही वो आ रहा था इसके अंदर। ठीक है, अब हमें इसकी स्टेबलाइजेशन देखनी है कि क्या ये थोड़ा बहुत तो भाई अपना कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर बेस करंट और कलेक्टर करंट को भी फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनहांस फॉर्म के अंदर। तो देखो, इसके अंदर देखो, हेडिंग डालो, कौन से के अंदर डालोगे, सेकेंड वाला जो चल रहा है ना मेथड, कलेक्टर टू बेस वाला, उसी के अंदर ही डालनी है, ये अलग नहीं है, पेपर में पूरा करके आना है। ठीक है, तो अब डालिए stabilization of bias against temperature variation and transistor रिप्लेसमेंट। क्योंकि मेन तो दिक्कत देखो स्टेबलाइजेशन के अंदर, स्टेबलाइजेशन डिपेंड ही हमारा इन दो के ऊपर करता है कि एक तो आपा क्या कर रहे थे, ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर रहे थे, उसकी वजह से गड़बड़ आ रही थी, और एक आपा टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन कर रहे थे, उसकी वजह से आ रही थी। तो अब हमें इसी के अंदर ही देखना है कि क्या थोड़ा बहुत हमारा आईसी की वैल्यू भाई इंक्रीज ही करेगी या डिक्रीज ही करेगी, थोड़ी बहुत कर सकती है क्या इसके केस के अंदर, तो वो चीज़ अब देखना चाह रहे हैं। तो अब देखो इसके अंदर अब अपना जैसे ये कॉमन एमीटर का ही केस लेके चलते हैं। कॉमन एमीटर में आपको पता है लीकेज करंट थोड़ा बहुत आता ही है। लीकेज करंट के साथ में, क्योंकि एक तो हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आई थी वो आपकी आईसी बाई आईबी तो आई थी, लेकिन यहाँ पे जब आईसी की वैल्यू आपने देखी वो बीटा आईबी तो करंट के साथ था, प्लस में ICEO और था आपका। तो ये जब इंक्रीज, जैसे आप जैसे इसके अंदर ये लीकेज करंट आ रहा था आपका, ठीक है, टेम्परेचर राइज करने के साथ आपका ये फैक्टर इंक्रीज कर रहा था, ये फैक्टर इंक्रीज करने की वजह से आपका क्या कर रहा था, IC इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इतना तो हमें पता है। एक बार इस चीज़ को लिख लेते हैं, इतनी हेडिंग डालने के बाद लिखो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ICEO। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ ICEO भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड ड्यू टू दिस IC ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसकी वजह से ये इंक्रीज करता है। ठीक है, लेकिन जो हमने अब फॉर्मूला इसके अंदर डिराइव किया था वो आपका क्या है, वो फॉर्मूला ये है आपका, जैसे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ इसके अंदर, आपने इसके अंदर बताया था कि VCE इज इक्वल टू VCC माइनस में IC RC। ठीक है, तो अगर मैं
IC मेरा इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन ये नेगेटिव में है और ये वोल्टेज मैंने दी हुई है, तो ये इसके नेगेटिव में करके VCE की वैल्यू को देगा, ठीक है। बट ड्यू टू दिस फॉर्मूला या रिलेशन लिख दो, इस रिलेशन की वजह से, बट ड्यू टू दिस रिलेशन the value of VCE decreases due to increase of IC, ठीक है। और अगर इसके अंदर डिक्रीमेंट आया तो अपने पास जो रिजल्ट आया था, क्योंकि VCE डिक्रीज कर गई और IB करंट VCE के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, और कम कर गई, ठीक है। तो दिस decrease in value of VCE produces a decrease in IB, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका IB क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका IB कम हो गया, ठीक है, तो आपके पास एक और रिलेशन इसके अंदर आया था ना, IB अगर कम हो गया इसके अंदर, तो अगर देखो IB कम हो गया तो फिर इसके केस के उसमें क्या हो जाएगा कि जो IC चेंज हुआ था उसकी वजह से आपका ये हो गया। तो आप सीधा बोल सकते हो कि IB की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर गई इसकी इंक्रीज़ करने की वजह से, ठीक है। बस इतना ही बहुत है। और अगर हम इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है उसको रिप्लेस करते हैं सेम टाइम के उस पर, या आप डिफरेंट इसके अंदर लेके चलते हो, तो इससे भी हमारे IC की वैल्यू, क्योंकि जो चेंज उसमें हो रही है उसकी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको लिखवा देती हूँ आपको। देखो इसके अंदर देखो IC इज़ इक्वल टू बीटा IB है, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि यहाँ ये जो पूरी VCE डिक्रीज़ कर गई थी जिसकी वजह से आपने IB डिक्रीज़ करवा दिया, IB डिक्रीज़ किया तो इसका मतलब IC क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। तो अब ये लिखेंगे कि अगर आपका IB कहीं पे डिक्रीज़ हो जाता है तो अपना जो IC है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा, विच इन टर्न डिक्रीज द वैल्यू ऑफ IC, ठीक है। ये IC की वैल्यू को भी डिक्रीज कर देगा और कोई भी चेंज इसके अंदर आएगा वो उसको अपोज करता रहेगा, ठीक है। दस एनी इंक्रीज इन IC, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इंक्रीज तो मैं IC करी थी, IC की इंक्रीज की वजह से लास्टली आपका VCE डिक्रीज कर गया, VC की वजह से IB डिक्रीज कर गया, लेकिन IB और IC में जो रिलेशन है उसकी वजह से IC फिर डिक्रीज कर रहा है, तो यानी कि अपोजिट उसमें आता रहेगा, ठीक है। तो एनी इंक्रीज इन IC ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज विल अपोज इटसेल्फ, जितना वो इंक्रीज करना चाहिए था उतना ही वो उसको क्या करवा रहा है, फिर डिक्रीज करवा रहा है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या था, ट्रांजिस्टर चेंज करते हैं तो दिक्कत आती थी। तो व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वन ऑफ द same type but having a different value of beta, then the change in value of IC so caused will again nullify itself। तो ये दोनों ही फैक्टर अपने अफेक्ट करते थे और दोनों को ही हमने इसके अंदर बता दिया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, IB, IC और VCE तीनों के ऊपर अपने जो वैल्यूज़ हैं ऑपरेटिंग पॉइंट्स के ऊपर, इनको फाइंड आउट करना देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर, टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ IB, IC एंड VCE, ठीक है, एट ऑपरेटिंग पॉइंट्स,
तो अगर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो रिलेशंस देखो क्या क्या उसमें है। तो पहले तो आपको ये पता है कि VCC किसके इक्वल होता है, IB, RC प्लस में RB प्लस में आपका यहाँ से किसके इक्वल था, ICRC प्लस में VBE। आपने जो इनपुट वाला था उसको ये आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया था तो ये आया था, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन इनपुट सेक्शन वी हैव दिस रिजल्ट। ठीक है, बट हमें एक और रिलेशन पता है कि जो IC होता है वो बीटा IB के इक्वल होता है। तो इस IC की जगह मैं इसको सारा ही IB की फॉर्म में कर दूं तो VCC किसके इक्वल हो जाएगा, IB RC प्लस में RB प्लस में बीटा IB RC प्लस में VBE के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या काम करती हूँ, IB को टोटली कॉमन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी IB का फैक्टर है, ये भी IB का फैक्टर है। तो VCC इज इक्वल टू VBE प्लस में IB। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, बीटा RC प्लस में RC प्लस RB। ठीक है, अब एक काम और देखो, RC फिर से कॉमन है तो इसी चीज़ को हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, RB प्लस में 1 प्लस बीटा RC ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर निकालना चाहूँगी IB को तो ये कितना हो जाएगा, VCC माइनस में VBE और ये पूरा फैक्टर कहाँ चला गया, इसके डिनोमिनेटर में, RB प्लस में 1 प्लस बीटा RC। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमारी किसकी आ गई, एक बारी करंट के बेस की उसमें आ गई। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है क्योंकि VCC तो मैंने खुद दी है और ये VB यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बेस एमीटर के जंक्शन पे आया था तो VCC तो हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो VCC तो हमेशा ज़्यादा किससे रहा, आपका VBE से, ये तो फैक्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन था ना VCC माइनस VBE, यहाँ से मैं VBE को निगलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ जो ये बीटा आपका होगा इसके अंदर स्टेबलाइजेशन फैक्टर के उसमें, ये जो बीटा आया है इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आपकी ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि ये करंट गेन है और एमीटर के अंदर तो 100 अप्रॉक्सीमेट जाता है ये। ठीक है, क्योंकि उसके उसमें, ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा अपना, ज़्यादा उसमें जाएगा तो यानी कि ये 1 से तो क्या है, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस 1 को निगलेक्ट कर सकती हूँ। तो इन दोनों की वजह से मैं क्या कर सकती हूँ, VCC माइनस VBE को तो लिख सकती हूँ अप्रॉक्सीमेट VCC के इक्वल और 1 प्लस बीटा को मैं लिख सकती हूँ ओनली बीटा। ठीक है, तो आपका जो बेस करंट होगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, आपका VCC डिवाइडेड बाय RB प्लस में बीटा RC। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गई, पूरी की पूरी बेस करंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब क्या करना था आपको, कलेक्टर करंट भी फाइंड आउट करना था इसके अंदर। ठीक है, तो कलेक्टर करंट के लिए आप क्या करोगे, कलेक्टर करंट आप डायरेक्ट उसमें IC आपको पता है किसके इक्वल है, बीटा IB के इक्वल है। तो IB आपने निकाल ही लिया है, सीधा बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, VCC अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी थी, RB प्लस में बीटा RC। तो ये आपका पूरा का पूरा निकल के आ चुका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें किसके उसमें VCE की वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है, तो VCE की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप क्या करोगे, जो आपकी IC की वैल्यू आई है आप उसको VC पुट कर दीजिए। ठीक है, इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट वो कर दीजिए तो फिर आप VCE की वैल्यू भी निकाल लोगे। ठीक है, अब क्या करना था, इसके अंदर आपकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करनी है तो हेडिंग डाल लीजिए एडवांटेजेस की। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि इसके अंदर भी खाली क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस नीचे जो बाइसिंग के लिए आप यूज़ कर रहे थे वहाँ पे तो खाली एक ही रेजिस्टेंस यूज़ किया है मैंने। ठीक है, पहले वाले में तो क्या कर रहे थे, 2 रेजिस्टेंस उसमें, दोनों मतलब नीचे उसमें 2 रेजिस्टेंस, अब तो खाली उसमें जो बाइसिंग अपनी फीडबैक गई है वो तो खाली एक रेजिस्टेंस के पास ही गई है। ठीक है, और DC सप्लाई भी आपने एक ही यूज़ करी है तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, तो आप ये कहोगे इट इज़ वेरी सिंपल मैथड as it requires only one base resistor and one DC supply VCC। ठीक है,
दूसरा क्या कि इसके अंदर हम थोड़ा बहुत तो स्टेबलाइजेशन यानी कि उसकी जो डिसएडवांटेज जो वो हो रही थी कि भाई उसके अंदर वीसी जो टेम्परेचर का और अपना वो इफ़ेक्ट आ रहा था, ठीक है, ट्रांजिस्टर को चेंज करने पे, वो हम थोड़ा रोक पाए, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत तो इसके अंदर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवा पाए उसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स के अंदर। तो लिखेंगे दिस सर्किट प्रोवाइड्स some stabilization of operating points against variation in temperature and replacement of transistor। ठीक है, हम कुछ तो स्टेबलाइजेशन उसके अंदर प्रोवाइड करवा पाए, पीछे वाला तो कुछ भी नहीं करवा पाया था, ये वाला कुछ तो करवा गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर इसके डिसएडवांटेजेस देखने हैं। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या होगा, अभी कह रहा है कि जो स्टेबलाइजेशन इसके अंदर हुई थी, ठीक है, वो ठीक तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या लिखेंगे इसके अंदर, stabilization of operating points against temperature variation and replacement of transistor is not so good। बहुत अच्छा भी नहीं बता सकते इसको कि भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और दूसरा क्या कि इसके अंदर नेगेटिव फीडबैक जो है वो आपकी प्रोवाइड करवाई जा रही है बाय आरबी रेजिस्टेंस के उसमें, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव, क्योंकि आप VBE को जैसे डिक्रीज उसमें करवा रहे थे, आपने ध्यान हो कि आपने जो फॉर्मूला लिखा था वो VCE माइनस में VBE अपॉन में समथिंग है, ये तो खुद नेगेटिव में हो गया। और साथ में जो आपने IC को जैसे इंक्रीज़ किया था तो आपने बताया भाई ये वाला फैक्टर क्या कर रहा था, उसके उसमें डिक्रीज़ कर रहा था, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ कर रहा है तभी तो आपका पूरा का पूरा IB जो है वो कम उसमें हो गया था, और IB कम हो गया तो आपने IC को कम बताया था। लेकिन ये देखो ये भी डिक्रीमेंट में चला गया, तो माइनस माइनस ये भी कम हो गया बहुत, ठीक है। तो सारा रिजल्ट किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो इसका मतलब जो IB करंट जा रहा था उसकी इसके थ्रू वो कैसे जा रही है, नेगेटिव जा रही है, ठीक है। तो हम इसके अंदर लिखेंगे इसकी सेकेंड डिसएडवांटेजेस क्या रहेगी, ये कि इन दिस सर्किट नेगेटिव फीडबैक is provided by रजिस्टर RB, ठीक है। और ये क्या करेगा, आपका जो इफ़ेक्टिव इनपुट सिग्नल था, यानी कि जो आप IB करके उसको इंक्रीमेंट वो करवा रहे थे, जैसे कोई भी सिग्नल दे रही हूँ मैं उसके अंदर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के उसमें करूँगी तो आपने इफेक्टिव सिग्नल दिया था जो, तो उसको और डिक्रीज़ कर देगा वो, ठीक है। तो जो आपका AC वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का वो भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ ही करेगा फिर, ठीक है। तो आप ये लिखोगे कि इसके साथ the signal voltage drop off, किसका drop developed across RB reduces the effective input signal and therefore AC voltage gain of amplifier decreases, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कंप्लीट हुआ है बच्चे, ये
ठीक है, जो आपका ये मैं करवा रही थी कलेक्टेड टू बेस बायस सर्किट, ये अब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। तो पहला जो आपका बेस बायस्ड था वो थोड़ा सा कम उसमें आता है, ठीक है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन ज़्यादा हो गई है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस उसकी ज़्यादा थे, स्टेबलाइज बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कलेक्टर से करके फिर उसको किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन इसने दी तो, लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं दे पाई, यानी कि हमें तीसरे के पास जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं पहले ये जो काम कर रही थी तो कर ही रही हूँ, अब मैं बाइसिंग किसके साथ करूँगी, अब मैं मेरे एमीटर के साथ करूँगी। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे जो एमीटर को सीधा ग्राउंड कर रही थी ना, अब क्या करूँगी, उसके अंदर रेजिस्टेंस दे दूँगी। ठीक है, फिर देखते हैं कि अपना और कुछ इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो वो देखने के लिए आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।